MCQs chapter number 10. Number 1. Assume we can change the equilibrium state of a system via two different processes. Assume that the initial and final states are the same. Which of the quantities delta U, delta Q, delta W and delta T must be the same for the two processes. इस MCQ में पिक करने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर द सेम. दैट मीन्स कि इनिशियल वैल्यूज़ ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर इक्वल होंगे फाइनल वैल्यूज़ ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के. और क्योंकि चेंज इन डेल्टा टी विल रिमेन कांस्टेंट तो डेल्टा यू भी सेम रहेगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. ये इक्वेशन हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिराइव की थी. इससे भी पता लग रहा है कि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. और इस डायग्राम से भी देख लें, जब हम लोगों ने ये आइसोबैरिक प्रोसेस की है जिसमें पिस्टन मूव कर जाता है, जितनी हीट देते हैं वो सारी की सारी क्या करती है, इंटरनल एनर्जी को नहीं चेंज कर पाती. इंटरनल एनर्जी का जो वो होता है, चेंज होता है, वो सेम रहता है ज़्यादा. टेम्परेचर और डेल्टा यू सेम रहते हैं, वर्क कर जाता है. ठीक है, जितना जितना डेल्टा यू इंक्रीज़ हो रहा है उतना उतना टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रहा है और प्लस एडिशनली वर्क कर रहा है. तो हमारा आंसर है डेल्टा यू एंड डेल्टा टी. यानी इंक्रीज़ तो करेगा यू, लेकिन जितना ये इंक्रीज़ करेगा उतना ही प्रोपोर्शनेटली इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा. Number 2, in any process, the maximum amount of mechanical energy that can be converted to heat, चार ऑप्शन है, depends upon amount of friction, depends upon intake and exhaust temperature, depends upon whether kinetic or potential energy is involved. चौथी ऑप्शन है 100%. देखिए मैक्सिमम अमाउंट जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है 100% तो नहीं होती. हमने देखा है कि नॉर्मली इंजन वगैरह 50% से कम पे ही होते हैं. डीजल गाड़ियों के इंजन 40% एफिशिएंसी देते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी होती हैं, थोड़ी सी पावरफुल होती हैं, तब भी सिर्फ 40%. पेट्रोल गाड़ियाँ जो छोटी हम चलाते होते हैं इनकी 25% के करीब होती है एफिशिएंसी या आउटपुट. तो इनटेक और एग्जॉस्ट टेम्परेचर की वजह से जो है वो तो इंजन काम करता है ये, लेकिन ज़्यादा डिपेंडेंस होती है कि कितना स्मूथ इंजन बना है, फ्रिक्शन लेस, यानी फ्रिक्शनल लॉसेस कितने कम हैं. तो बेसिकली ये वाला ऑप्शन है कि डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन. क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी तो हर इंजन के अंदर होती है, उस पर नहीं डिपेंड करता. डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी कम है, उतना वो अच्छा परफॉर्म करेगा आउटपुट में. नंबर 3, इन एन आइसोथर्मल चेंज इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, बिकम्स ज़ीरो, रिमेन्स कांस्टेंट. याद रहे टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अभी पिछली एग्जांपल में भी हमने देखा है. यहाँ पहले आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ देख लें. टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट जबकि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज़ हुआ. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन देखें. क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, अनचेंज है, लिहाजा इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी. यानी इंटरनल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी फाइनल, कांस्टेंट है. तो ये हमारा आंसर है कि रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, ये साथ ज़ीरो वाले ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना. क्योंकि वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है इंटरनल एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रही, रिमेन्स कांस्टेंट. अगर वो कहता था चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, डेल्टा यू क्या है, तो तब आप कह देते कि ज़ीरो है. नंबर 4, अ थर्मस बॉटल कंटेनिंग अ हॉट कॉफ़ी इज़ विगरसली शेकन. हिलाया गया तेजी तेजी से एक कप को, थर्मस को, जिसके अंदर कॉफ़ी थी. कंसिडर कॉफ़ी एज द सिस्टम, देन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स द सेम, या फिर फर्दर डिक्रीजेज. नॉर्मल डिक्रीजेज है और एक डिक्रीजेज बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड. अब देखिए ये तो आउटराइटली गलत है ना. वो एक कॉफ़ी है, उसको आप ज़ोर ज़ोर से हिला रहे हैं, उसके अंदर तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तो कम नहीं हो जाएगा. इसी तरह रिमेन्स द सेम भी नहीं है, कुछ ना कुछ तब्दीली तो आएगी क्योंकि अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे. तो इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी. तो क्योंकि विगरली शेक करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी जो इसके अंदर हैं, जैसे कि हीट अप करने पे भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज़. और इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड होती है टेम्परेचर के, लिहाजा टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा. और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, तो ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा. नंबर 5, मैक्सिमम वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड इन द प्रोसेस कॉल्ड साइक्लिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक. बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग सवाल है. याद रहे साइक्लिक प्रोसेस में तो वर्क ज़ीरो होता है क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो जाती है. अब यहाँ पे देख लें आइसोबैरिक का ऑप्शन नहीं गिवन, वरना उसी में सबसे ज़्यादा वर्क होता है. इसलिए मैंने आपको ये ग्राफ दिखाया था प्रेशर वॉल्यूम का. आइसोकोरिक प्रोसेस से हम लोगों ने स्टार्ट किया था. तो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है कांस्टेंट वॉल्यूम,
यानी वॉल्यूम के ऊपर आप देखें राइट लेफ्ट नहीं जा रही, ये लाइन सीधा जा रही है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में देखें ये प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने पे वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, और ऐसे केस में कोई वर्क नहीं होता क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ होता है वर्क, तो वर्क ज़ीरो है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया साइक्लिक भी ज़ीरो है नीचे राइट साइड पे, और आइसोकोरिक भी ज़ीरो है, ताकि आपको याद रह सके फ्यूचर में। तो आइसोकोरिक की भी ज़ीरो आंसर के अंदर लिख दिया, ये नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक मैंने याद रखा था ए और बी से अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है हीट। तो जब हीट ना अंदर बाहर आ जा सके तो इसका मतलब है कि जो अंदर पहले से एनर्जी है बस उसी ने थोड़ा बहुत काम करना है। तो ऐसी सूरत हाल में उसका वर्क बहुत थोड़ा सा होता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में थोड़ा सा वर्क डन होता है। नेक्स्ट है जी आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहेगा जब उसको किसी बहुत बड़े हीट रिजर्वॉयर पे रखा जाएगा, लेकिन वो जब हीट उसके अंदर आ रही है वो कहाँ जा रही है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रह रहा है, तो फिर वो वर्क कर रहा है, ज़्यादा एडियाबैटिक से तो ज़्यादा वर्क करेगा। तो ये इसका ग्राफ है। और फाइनली एक और मैंने चीज़ बताई थी कि आइसोबैरिक प्रोसेस, जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो ये एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है और इसकी वजह से मैक्सिमम वर्क आता है। ठीक है, तो सबसे बिल्कुल ज़ीरो होता है साइक्लिक में और आइसोकोरिक में कोई वर्क नहीं होता। एडियाबैटिक उससे ज़्यादा, आइसोथर्मल उससे ज़्यादा, आइसोबैरिक सबसे ज़्यादा। हमारे पास ऑप्शन में आइसोबैरिक नहीं है, तो जो अवेलेबल ऑप्शन हैं उसमें आइसोथर्मल ही हमारा सूटेड ऑप्शन है। नंबर 6, a heat engine takes in 800 joules of heat at 1000 Kelvin and exhausts 600 joules of heat at 400 Kelvin. What is the actual efficiency of the engine? ये देखें 75% किसी भी इंजन की नहीं होती, शायद कुछ दुनिया में 50% के ऊपर चीज़ें काम कर रही हैं। डीजल इंजन जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं वो 40% पे और पेट्रोल इंजन 25% पे। तो अभी वैसे देख लेते हैं, ये हीट इंजन की डायग्राम है। हीट इनपुट लेती है सोर्स से और जो हीट ले रही है वो 800 जॉल्स है, आउटपुट कर रही है वर्क और कुछ रिजेक्ट कर रही है हीट टू लोअर सिंक। T1 उसने कहा है 1000 केल्विन है, T2 है 400 केल्विन, और एफिशिएंसी ईटा मालूम करनी है। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 माइनस Q2/Q1। तो यहाँ पे Q2 की वैल्यू है 600 और Q1 की वैल्यू है 800। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 600 डिवाइड बाई 800 से हमारे पास आ जाएगा 0.75, और यूँ 1 माइनस 0.75 से हमारे पास आ जाएगा 0.25, यानी 25%। यानी ये बेसिकली पेट्रोल इंजन था, उसकी एफिशिएंसी है, और ये ऑप्शन ए हमारा आंसर है। Number 7, if the temperature of the heat source is increased, the efficiency of a Carnot engine increases, decreases, remains constant, first increases, then becomes constant. वैसे तो कॉमन सेंस की बात है, हीट इंजन चलता ही हीट इनपुट पे है, तो अगर इनपुट इंक्रीज़ कर दी जाए तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। लेकिन चलें समझते हैं, ये इसकी इक्वेशन है और ये हम पिछले MCQ में भी देख रहे हैं। तो अब इंक्रीज़ कर देते हैं 800 टू 1200, तो क्या बन जाएगी इनपुट 800 से 1200 करने पे, तो 600 डिवाइड बाई 1200 से हमारे पास आंसर आता है 0.5। तो 1 माइनस 0.5 से 0.5 आ गई एफिशिएंसी, यानी 50%। तो अगर हीट इनपुट या टेम्परेचर इनपुट इंक्रीज़ कर दिया जाए तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन इंक्रीज़ करेगी। नंबर 8, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज़, ये आपने बुक में नहीं पढ़ा हुआ लेकिन देख लें। ट्रिपल पॉइंट यानी 3 स्टेट्स होती हैं ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर सॉलिड यानी आइस, लिक्विड वाटर और स्टीम, ये गैसीय स्टेट, तीनों स्टेट एक जगह पे को एग्जिस्ट कर सकें, वो कौन सी जगह होती है जो तीनों इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रह सकें? तो वो ज़ाहिर बात है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा इंक्रीज 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है 273 केल्विन, तो उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा तो 273.16 केल्विन, ये आपने याद रखना है। तो ये वाला ऑप्शन है। Number 9, a real gas can be approximated to an ideal gas at low density, high pressure, high density, low temperature. आइडियल गैस वो होती है जिसके पार्टिकल बहुत दूर दूर हों ताकि आपस में इंटरेक्ट ना कर सकें, वरना टकराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है लूज़ होगी। तो पार्टिकल्स दूर दूर कब होंगे, बारी बारी एक एक पॉइंट को देखते हैं और गौर करते हैं। जब लो डेंसिटी हो, ठीक है, लो डेंसिटी है यानी कि ठंडी है तो करीब है, और मॉलिक्यूल्स जो हैं दूर, सॉरी, जो जब लो डेंसिटी है, जब डेंसिटी लो है, बहुत ज़्यादा जगह के अंदर बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो बहुत दूर दूर होंगे और एक दूसरे से नहीं टकराएंगे, उनका आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा। तो ऐसी यही हमारा आंसर बनता है। ये आइडियल गैस इसी को कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हों, एक दूसरे से टकराए ना, और वो लो डेंसिटी है कि डेंसिटी बहुत कम है, तो बहुत बड़ा कमरा है उसमें बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल्स हैं। तो यही हमारा आंसर है, लेकिन बाकी भी देखने दें। अगर हाई प्रेशर हो तो तब तो गैस दबेगी, प्रेशर उसके ऊपर आया वो तो कंप्रेस हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो उसके नतीजे में तो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे।
तो वो नहीं हो सकती है जो है आइडियल गैस। तीसरा है हाई डेंसिटी यानी थोड़ी सी जगह में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, तो वो तो आपस में टकराएंगे, वो भी नहीं हो सकती आइडियल गैस। लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को कम किया जाता है तो गैस ठंडी होती है, कूल होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं, तो वो भी आइडियल गैस नहीं होती। आइडियल गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे, आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। नंबर 10, if the volume of the gas is to be increased 4 times, then temperature and pressure must be doubled. At constant pressure, the temperature must be increased 4 times. At constant temperature, the pressure must be increased by 4 times. It cannot be increased. ये तो आउटराइटली गलत है ना कि इट कैन नॉट बी इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज तो किया जा सकता है। आपने फेमस इक्वेशन सुन रखी है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, जब भी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की आपस में बातचीत की जाए तो आपके ध्यान में ये वाली इक्वेशन आनी चाहिए। अब वो क्या रहा है कि इफ़ वॉल्यूम ऑफ द गैस हैज़ टू बी इंक्रीज 4 टाइम्स, यानी पी इंटू 4 वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये तो अनबैलेंस होगी। तो इस इक्वेशन को उसने कहा कि बैलेंस करना है, तो क्या टेम्परेचर एंड प्रेशर को डबल किया जाए? पहली ऑप्शन करके देखते हैं, प्रेशर को भी 2p कर दिया और टेम्परेचर को भी 2p कर दिया, 2t कर दिया। तो अब देखें, इस इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है, दोबारा इस तक लेके आना है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी तक। तो इसमें कैंसिल आउट करते हैं, 2 कैंसिल हो रहा है, तो नहीं, पीछे बच रहा है पी 4v इज इक्वल टू एन आर टी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी नहीं बन रहा, लादा ये वाली ऑप्शन तो नहीं है। दूसरी ऑप्शन पे चलते हैं, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कि प्रेशर को कॉन्स्टेंट ही रखो, टेम्परेचर मस्ट बी इंक्रीज 4 टाइम, ये वाली ऑप्शन मुझे लग रही है। क्योंकि देखें, इसमें अब अगर बैलेंस करना और पुरानी वाली इक्वेशन के ऊपर लाना है जो हमारी स्टैंडर्ड गैस की इक्वेशन है, तो 4 कैंसिल आउट हो जाता है और ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन थर्ड ऑप्शन भी वैसे देख लेते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, के टेम्परेचर को अब की दफ़ा तुम कांस्टेंट रखो और प्रेशर को भी 4 टाइम्स इंक्रीज कर दो, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गई। देखें, ये 4 और 4 कितना ज़्यादा हो गया, लेफ्ट साइड पे 16 पी वी इक्वल टू एन आर टी आ गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। और चौथी ऑप्शन कि इट कैन नॉट बी इंक्रीज, ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो हमारी बेसिकली सेकेंड ऑप्शन ठीक है। Number 11, in which of the system listed below is the entropy increasing? Gas is cooled, plate is shattered, egg is scrambled, a drop of dye diffuses in a cup of water. बहुत ही आसान है। देखें, इंट्रोपी इज मेजर ऑफ डिसऑर्डर। ये एक गैस है किसी कंटेनर में, जब इसको हीट किया जाता है तो ये थोड़ा मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू कर देते हैं और मज़ीद मूव करना शुरू कर जाते हैं, तो इंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाना शुरू हो रहे हैं। तो एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है, गैस इज कूल्ड। देखें, जब गैस को हीट किया जा रहा है तो एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, डिसऑर्डर इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब कूल की जाएगी तो ये हीट को हटा दें तो ये कूल होने पे एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है, मतलब चीज़ दोबारा से ठीक हो रही है। तो बेसिकली यही हमारा आंसर है। लेकिन बाकी भी देखते हैं, प्लेट इज़ शैटर्ड, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं, एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है, डिसऑर्डर इंक्रीज़ हो रहा है। एग इज़ स्क्रैम्बल्ड, एक पहले से छोटी सी जगह पे एक मुहित था, अब इसको फैला फैला के गदर मचा दिया हमने, तो ये भी एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है, डिसऑर्डर इंक्रीज़ हो रहा है। और आखिर यह ड्रॉप ऑफ डाई डिफ्यूजेज इन अ कप ऑफ वाटर, एक छोटा सा ड्रॉप डाला है, वो देखें फैल गया, दूर दूर चला गया, डिसऑर्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, एंट्रोपी इंक्रीज़ हो गई। तो एंट्रोपी डिक्रीज़ कब होती है, जब चीज़ ठीक होना शुरू हो जाए, बेहतरी की तरफ आए। तो गैस इज कूल्ड हमारा आंसर है। नंबर 12 आखिरी है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक ऑफ अ कार्नो इंजन हैविंग एफिशिएंसी ईटा ईच डिक्रीज बाय 100 केल्विन, देन द एफिशिएंसी ईटा रिमेन कांस्टेंट बिकम 1 इंक्रीजेज डिक्रीजेज। क्या ऑप्शन है? ये हम डायग्राम देख लेते हैं और इसके अंदर कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे 400 केल्विन टेम्परेचर है और यहाँ पे 200 केल्विन टेम्परेचर है, और एफिशिएंसी के फार्मूले के अंदर डाल देते हैं 1 माइनस T2/T1 के अंदर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 200/400, 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5, यानी 50% एफिशिएंसी है। अब अगर टेम्परेचर दोनों तरफ का 100 के डिक्रीज़ कर दिया जाए तो ऊपर वाला बन गया 300 के, नीचे वाला बन गया 100 के। अब इसी को इक्वेशन में डालते हैं, 1 माइनस T2/T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 100/300 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.33, जो कि बन जाता है 0.66, यानी 66%। तो ऐसे केस में जब दोनों तरफ 100 के टेम्परेचर रिड्यूस किया गया, डिक्रीज़ किया गया, तो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा और लाइक करके अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा। थैंक यू।